हेलो एंड वेलकम टू एमआर क्लासेस। आज हम टॉपिक देखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन में अपन क्या करेंगे, जो फूड अपन ने न्यूट्रिशन से जो फूड लिया है उसको सेल लेवल पे क्या बनाएंगे, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? एनर्जी। वही क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन। कुछ बातें पहले कर चुके हैं। रिलीजिंग यानी अपन प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। फूड तो बन गया, ठीक है, जैसे ग्लूकोज तो अपने पास कल बन गया था, न्यूट्रिशंस में अपन ने ग्लूकोज बनाया, ठीक है। अब उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी के फॉर्म में क्या बनाएंगे अपन? एनर्जी। वही क्या होता है? रेस्पिरेशन। फूड को लेना वो एक अलग प्रोसेस है, वो तो है न्यूट्रिशन, ठीक है, उसमें तो अपन फूड इंटेक कर रहे हैं, बट फूड को ब्रेक डाउन करके एटीपी के फॉर्म में क्या बनाना? एनर्जी। क्या बनाना? एनर्जी। यही क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? अपन कह रहे हैं फूड इज द फ्यूल फॉर द एनर्जी। जैसे अपन कह रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए फूड क्या है? एनर्जी का सोर्स है। बट उसको ब्रेक डाउन, जैसे इंजन के अंदर जो फ्यूल बर्न होता है उसके लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे कैसे ह्यूमन बॉडी के इंजन में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक तरीके से इंजन है जिसमें क्या हो रहा है? फ्यूल बर्न हो रहा है। फ्यूल कौन है यहाँ पे? फूड है, ठीक है। वो बर्न होगा या फिर वो ऑक्सीडाइज होगा और क्या बनाएगा? अपना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। द मैन प्रोसेस main purpose of respiration is the releasing of energy from the oxidation of simple फूड मॉलिक्यूल, है ना। जैसे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कल एक इतनी सी बात की थी अपन ने, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। देखो ग्लूकोज में कितने ये क्या कह रहे हैं अपने? हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, बट कार्बन डाइऑक्साइड में जाते जाते हाइड्रोजन के नंबर में क्या हुई है? कमी हुई है। दैट्स मीन ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। क्या है? ऑक्सीडेशन। आगे कह रहा है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज used for the carrying out the biological function which are necessary for the maintenance of life survival of an organism। मुझे अगर सर्वाइवल करना है तो मुझे बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। जैसे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। मैंने खाना खाया तो उसको चबाने के लिए, यानी फिजिकल डाइजेशन के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी। उसके ब्रेक डाउन के लिए भी एनर्जी चाहिए, है ना। हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए। चाहे अपन अभी इसके बाद जो सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे उसमें भी ब्लड अगर सर्कुलेट कर रहा है वो ऐसे तो करेगा नहीं अगर उसको एनर्जी नहीं मिले। हार्ट पंप कर रहा है अपना, तो उसके भी लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी। इंक्लूडिंग जो ऑक्सीजन अंदर आ रही है एज रेस्पिरेशन से, जो ऑक्सीजन अंदर आ रही है ना, उसके लिए भी तो लंग्स काम कर रहे हैं, है ना। जो डायाफ्राम अपवर्ड और डाउनवर्ड जो मूवमेंट कर रहा है डायाफ्राम होगा। अभी देखेंगे जब ब्रीद इन और ब्रीद आउट पढ़ेंगे तो उस टाइम भी जो यूज हो रहा है वहां पे भी क्या चाहिए? एनर्जी। तो ये जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन है जो कि मेंटेनिंग ऑफ लाइफ के लिए नेसेसरी है, इन सब के लिए क्या जरूरी है? रेस्पिरेशन जरूरी है। और उन सब के लिए एनर्जी चाहिए, वो कहां से मिलती है अपने को? रेस्पिरेशन से। द एनर्जी रिलीज, हाँ ठीक है। आगे कह रहा है इसमें एक तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस आएगा जो कि मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। और एक उसमें ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है क्या है? इसमें होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और पायरुवेट बनेगा। क्या बनेगा? पायरुवेट। क्या बनेगा? पायरुवेट, ठीक है। एक सेकेंड, अपन एक स्लाइड बढ़ाते हैं, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं ग्लूकोज की। किसकी? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6O6, ठीक है। ये टूटेगा पायरुवेट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3, डबल बॉन्ड O, COOH। इसके दो मॉलिक्यूल बनेंगे। देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। तो अपने इस स्लाइड में यही कहा है कि जो पायरुवेट है उसका फॉर्मूला ये है पायरुवेट। पायरुवेट, पायरुवेट का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो पायरुवेट बना, उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए? आधे। इसके मतलब दो मॉलिक्यूल बने। यहां पे भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। आगे अपन ने कल बात की थी कि ये पायरुवेट, ओ सॉरी अभी तो फैशन हो जाती नहीं, ये 3 पाथ से जाता है ना। एक से क्या बनेगी? CO2 प्लस वाटर एंड ATP। एक से क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। और एक से C2
H5OH प्लस, हाँ एल्कोहल, दारू कोई नहीं बोलना है ना, एल्कोहल प्लस हाँ CO2, O2 कहाँ है, CO2 बनेगी, साथ में क्या बनेगी, CO2। अपन को पता है CO2 बनती है तभी तो अपन इडली वड़ा जो भी बनाते हैं उसके घोल को फुलाने के लिए ये CO2 हेल्प करती है, ठीक है। अब देखो ये लैक्टिक एसिड है ना, इसका भी फॉर्मूला अपने को याद नहीं रखना है पर अपने को आइडिया रहना चाहिए। थोड़ा पेन चेंज करते हैं, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला होता है CH3COH और यहाँ क्या आ जाएगा, OOH। अब इन तीनों में एटीपी बन रही है, यहाँ पे भी कुछ एटीपी बनेगी, यहाँ पे भी कुछ एटीपी बनेगी, बट ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, O2 के प्रेजेंस में। यहाँ O2 की डेफिशिएंसी होगी और यहाँ O2 क्या होगी, एब्सेंट होगी, यानी होगी ही नहीं, ठीक है। ये ईस्ट में होता है व्हेन, किस प्रोसेस के टाइम, फर्मेंटेशन के टाइम, ठीक है। ये होता है मसल्स टिश्यू में, ठीक है, व्हेन अपन बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। कौन सा एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड। और ये कब बनता है, जब अपन जनरली रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ये जो होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये है ना, ये होता तो किसमें है, जैसे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और इसको बोलते क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, है ना। जैसे मैंने यहां लिखा भी है कि ग्लाइकोलाइसिस, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुवेट। ये जो ग्लूकोज जो है पाइरुवेट में गया, इसी को ही क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्लाइकोलाइसिस इज ऑकर एट, यानी ग्लाइकोलाइसिस कहां कंप्लीट हो रहा है, तो किसमें, साइटोप्लाज्म में। और देखो अपने को ये याद नहीं रखना है कि सर ग्लाइकोलाइसिस होता कैसे, वो अपन हायर क्लास में देखते हैं, जब 11th-12th में आते हैं बायो लेते हैं तब अपन देखेंगे। बट अभी के लिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। कहां कंप्लीट हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरुवेट से क्या बन रही है, CO2 और ATP। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, है ना, ठीक है। इसको क्या कह देंगे अपन, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ये कहां हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में। अब बात पूछ ले कि पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड कहां फॉर्म हो रहा है, मसल टिश्यू में, और ये पाइरुवेट से एथेनॉल और CO2 ये कहां प्रोड्यूस हो रही है, ईस्ट में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है, नेचुरल शुगर होती है ना, जो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल। अब अपन को बात करनी है एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। किसके बारे में, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब ही यही होता है कि किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो अपन ने क्या, रेस्पिरेशन विच इज यूज ऑक्सीजन, क्या यूज होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज होगा ऑफ ग्लूकोज, यानी ऑक्सीजन के ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए किसको यूज करेंगे, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए मेनली ऑक्सीजन का भी यूज करें, यानी पाइरुवेट से क्या बनेगी, CO2 बनेगी। बट इसमें ध्यान रखना, इसमें ATP कितनी बनती है, 38 बनती है। बट अपन एनाएरोबिक में बात करेंगे तो ओनली 2 ATP बनती है। तो सोचो एक जगह पे 38 कोई चीज बन रही है, एक जगह पे 2 बन रही है, तो ज्यादा एनर्जी कहां मिल रही है, एरोबिक में। दैट्स वाई जितने भी एनिमल है, मैक्सिमम एनिमल्स में क्या देखा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा, द माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। अपन ने वैसे पहले भी बात कर चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया यह जो साइट है किसके लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, इन द सेल। दैट्स वाई अपन माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। जहां पे एनर्जी बनेगी उसी को ही पावर हाउस कहेंगे। तो पावर हाउस ऑफ सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। द मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अपन ने, मैंने बोला है कि भाई जितने भी ज्यादातर एनिमल है ना, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स है, वो जितनी भी लिविंग थिंग्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं। कुछ एक है जो एनएरोबिक करते हैं क्योंकि उनके कम एनर्जी से काम चल रहा है, वो जैसे अल्कोहल वगैरह प्रोड्यूस करवाते हैं। तो अपन ने ये लिखा है कि ग्लाइकोलाइसिस से तो ग्लूकोज से क्या बनेगा, पाइरुविक एसिड। फिर अपने पास क्या आएगा, क्रेब्स साइकिल। क्या आएगा, क्रेब्स साइकिल, जिससे कि अपन किसका फॉर्मेशन करेंगे, CO2 और 36
36 क्या बना देंगे, एटीपी, और साथ में क्या बन गया, वाटर। ठीक है, ये तीनों चीजें बनेगी। ओ सॉरी, इसको 38 ही करना है अपने को, कारण समझा दो, है ना। देखो ये 38 है क्योंकि ये 2 एटीपी तो कब बन गई, पाइरुवेट से, पाइरुवेट का फॉर्मेशन होगा। मैंने कल भी बोला था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन, लास्ट में एक क्वेश्चन करेंगे उस टाइम बताऊंगा कि ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है तो भी एटीपी बनती है, कितनी, 2 एटीपी। और जब आगे बनेगी तो कितनी, एक पायरु मतलब 2 पाइरुवेट का जब भी क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा तो कितनी बनेगी, 36। तो टोटल कितनी हो गई, 38 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब आ गया अपने पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन दो जगह मेजरली देखना, एक तो ईस्ट में, ईस्ट में क्या करेगा, ईस्ट क्या करेगा, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा, किसका ब्रेकडाउन करके, पाइरुवेट का ब्रेकडाउन करके। यहाँ पे एटीपी बनेगी पर एज कंपेयर टू बहुत कम बनेगी। दूसरी चीज, दूसरा मसल सेल में, कहां पे, मसल सेल में, मसल सेल में प्रोडक्ट क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, क्या बनेगा। तो ये कह रहा है रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट, क्या, विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, आगे कह रहा है एन एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक, ईस्ट कर दिया इसने, ईस्ट करना था, है ना। क्या कह रहे हैं? हाँ बोलिए, यहाँ क्या कर दूं, वाई कर दूं। नहीं होगा बड़ा तो, अब छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया। ईस्ट ब्रोक डाउन ग्लूकोज इनटू द एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी। जो अपना ईस्ट होता है वो किसको ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज को। पहले ग्लूकोज यहाँ पे भी पाइरुवेट में टूटेगा, उसके बाद पाइरुवेट से क्या बनेगा, एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला 4th चैप्टर में अपन ने वापस पढ़ा भी था, C2H5OH। ठीक है, कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल। ठीक है, और इसके लिए सफिक्स लगता है, प्रीफिक्स लगता है, क्या लगता है, ऑल लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको यूज क्या क्या है, किसी को पता है, अल्कोहल के क्या क्या यूज है जनरली। शाबाश, ये एक अच्छा सोल्यूबल है, क्या है, सॉल्वेंट है, सॉरी, है ना। इसमें कोई भी चीज आसानी से अपन घोल सकते हैं ना। दैट्स वाई अपन इसको मेडिसिन में यूज करते हैं। जैसे कप सिरप आती है ना, लोग कहते हैं ना कप सिरप का नशा हो गया, तो उसमें भी अल्कोहल होता है। वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो सोल्यूबल है। दूसरी चीज, एक बीटाडीन आती है, पता है तो, घुटना उठना छिल जाता है तो उसके ऊपर दवाई लगाते हैं, उसमें आयोडीन होता है, क्या होता है, आयोडीन। तो आयोडीन टिंचर के लिए भी अपन किसका सोल्यूबल सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, अल्कोहल को। तो उसमें अल्कोहल के अंदर क्या मिला देते हैं, आयोडीन। तो आयोडीन उसमें घुल जाता है, जिसको कि अपन किस पे लगाते हैं, अपने जो भी कभी लग गई या फिर कोई अपने को कोई घाव वगैरह हो जाता है तब। ठीक है, तो ये अल्कोहल के यूज हो गए। आगे अगर अपन बात करें तो ये कह रहा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आर मसल्स, है ना। मसल्स में भी कौन सा देखा जाता है, एनएरोबिक, ड्यूरिंग द वेरियस फिजिकल एक्सरसाइज। जैसे मैंने कल भी बताया था कि अपन बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइज जब करते हैं तब भी अपने कौन सा रेस्पिरेशन होता है, अपने एनएरोबिक। क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कंप्लीटली पहुंच नहीं पाती है, बट मसल चाहती है मैं तो फंक्शन करूं। दैट्स वाई वो क्या करेगी उस टाइम, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करना शुरू कर देती है। when oxygen get used up fast in the muscle cell then the supplied by the blood, जितना ब्लड से सप्लाई नहीं आ रही उससे भी फास्ट क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा है। जैसे मैंने भगाया किसी को, कुत्ता पीछे भगा के, तो अब जितनी ऑक्सीजन उसके पास है उससे ज्यादा वो क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। तो अब वो नहीं मिल रही है ऑक्सीजन, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, एनर्जी तो प्रोड्यूस करेगा, बट उस टाइम क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, है ना। आगे देखो, अब ये डायग्राम बनाया, इसने कहा ग्लूकोज से क्या बना, पाइरुवेट, और पाइरुवेट से क्या, CO2 निकल गई, और एथेनॉल या लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड तो किस में बनेगा, मसल में, किस में, मसल्स में, और ये किस में, ईस्ट में, किस में, ये आना रह गया है ना, ये किस में आएगा, ईस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। देखो ये एरोबिक और एनएरोबिक में रेस्पिरेशन में डिफरेंस है, दिख साफ नहीं रहा होगा पर अपन एक बार बात कर लेते हैं। देखो जैसे अपन ने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सीधी सी बात है, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, O2 की प्रेजेंस में। बट यहाँ क्या होगा, विदाउट
विदाउट O2, है ना। ये तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो विदाउट ऑक्सीजन के। कौन विदाउट ऑक्सीजन? जब ईस्ट कर रहा है तब तो ऑक्सीजन होगी ही नहीं, ठीक है। ईस्ट को जब भी अपन फर्मेंटेशन करवा रहे हैं तब ऑक्सीजन कंप्लीटली हटा देते हैं, ठीक है। और मसल सेल में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द फूड ऑकर इन एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन हो जाता है। बट इसमें पार्शियली ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, ठीक है। कंप्लीट ब्रेकडाउन तो किस में होगा? एरोबिक में। एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। ये कह रहा है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन इज CO2 एंड वाटर, ठीक है। CO2 एंड H2O। बट इसके अंदर क्या होगा? एंड प्रोडक्ट इन द एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बी, यानी दो चीज बन सकती है, एक तो एथेनॉल और CO2 या लैक्टिक एसिड, है ना। तो इसने यही कहा, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड भी बन सकता है। कहाँ बनेगा लैक्टिक एसिड? मसल्स में। और CO2 कहाँ बनेगा? CO2 और एथेनॉल कहाँ बनेगा? ईस्ट में। ईस्ट वाला प्रोसेस कौन सा होता है? फर्मेंटेशन। कौन सा होता है? फिर कह रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, है ना। ये कितनी देती है? बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। अभी मैंने बोला था लगभग 38 ATP, है ना। और ये लगभग 2-3 ATP देता है ना, ज्यादा ATP ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता एज कंपेयर टू उसके, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड और ले लेते हैं एक बार। अब आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट, है ना। ये अपन ने जो पहले देखा ना कि सर आपने रेस्पिरेशन तो पूरा पढ़ा दिया, अपन ने एक तरीके से रेस्पिरेशन पूरा पढ़ लिया। अब अपन देखेंगे गैसें का एक्सचेंज कैसे हो रहा है। जो पहले देखा वो सेल्यूलर लेवल पे कि एक सेल कैसे रेस्पिरेशन कर रही है ना। सेल में अपन देख सकते हैं सर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एब्सेंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो चाहे वो प्लांट की सेल हो या एनिमल की, दोनों में ही क्या बनेगा? पहले ग्लूकोज से पायरुवेट क्या बनेगा? उसका प्रोसेस कौन सा यूज होगा? ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा होगा? और साइट क्या होगी वहां पे? साइटोप्लाज्म। कहां पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म। ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो, और ऑक्सीजन एब्सेंस है तो लैक्टिक एसिड बनेगा और मसल सेल हो सकती है या फिर अपना ईस्ट हो सकता है, ठीक है। एनर्जी मैक्सिमम कहां प्रोड्यूस हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दैट्स वाई अपन माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ध्यान रखना पायरुवेट कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। तो एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनेंगे? 2। क्या पायरुवेट बनते टाइम भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? हाँ, पायरुवेट बनते टाइम भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन। देखो अपने अंदर जब अपन बात करेंगे अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोस्ट्रेल से लेके कहां तक जाएंगे? एल्विलाई तक जाएंगे, ठीक है। बट प्लांट्स के अंदर क्या होगा? प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं, अपन ने देखा था। वहां से क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाएगा। तो कह रहा है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स परफॉर्म द रेस्पिरेशन। प्लांट में स्टेम भी करेगा, है ना, लीफ भी करेगी और रूट भी करेगी, तीनों करते हैं। क्या करते हैं? रेस्पिरेशन। ऑलमोस्ट पार्ट, हर पार्ट क्या कर रहा है? रेस्पिरेशन कर रहा है। प्लांट एक्सचेंज गैसेज विद द डिफ्यूजन थ्रू द स्टोमेटा। देखो स्टोमेटा से क्या करेगा? वो डिफ्यूजन करेगा। स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर एक्सचेंज होना ही क्या होता है? डिफ्यूजन। जैसे कि एनवायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्लांट की सेल के पास, है ना। तो प्लांट के सेल के पास उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस हो रखी होगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर छोड़ देगा, क्योंकि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अंदर की कंसंट्रेशन से अगर अपन कंपेयर करें तो कम है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वो बाहर छोड़ देगा और बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है वो अंदर ले लेगा। ये क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया। क्या हो गया? देखो, हाँ यही क्वेश्चन अपने को दिक्कत देगा। जैसे CO2 तो लेता है फोटोसिंथेसिस में, किसमें? फोटोसिंथेसिस में। और O2 इंटेक करता है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में। ध्यान रखना, है ना, चाहे प्लांट हो या एनिमल, कोई भी अगर रेस्पिरेशन कर रहा है तो कौन सी गैस इंटेक करेगा? O2, है ना, ऑक्सीजन गैस ही इंटेक करेगा। बट रेस्पिरेशन में वो क्या लेता है? CO2। अब देखो वो O2 को इंटेक करेगा, क्यों? क्योंकि उसको O2 चाहिए, अंदर O2 कम है, तो एनवायरमेंट में O2 ज्यादा है, उससे क्या करेगा? इंटेक कर लेगा। और बाहर क्या है? CO2 कम है एज कंपेयर टू अंदर, क्योंकि अंदर तो रेस्पिरेशन से CO2 प्रोड्यूस हो रही है, तो वो उसको क्या छोड़ देगा? बाहर, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। किसकी हेल्प से? डिफ्यूजन से। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई पूछ ले आके कि प्लांट जो था वो बैठा बैठा रेस्पिरेशन कर रहा था,
और एनिमल भी रेस्पिरेशन कर रहा था। तो प्लांट कौन सी गैस यूज कर रहा है, तो भी कहना ऑक्सीजन। एनिमल कौन सा कर रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर वो कहे कि नहीं, हमने तो बचपन में पढ़ा था कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो उसको समझाना कि बुद्धू वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, फोटोसिंथेसिस में। रेस्पिरेशन कोई भी कर रहा है तो ऑक्सीजन की हेल्प से ही कर रहा है। ईस्ट को छोड़ के, यीस्ट और ये एनएरोबिक एनिमल्स जो भी है, एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी फूड को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। बट वो भी प्रोड्यूस, तो वो भी क्या कर रहा था, CO2 ही प्रोड्यूस कर रहा था। तो रेस्पिरेशन के मतलब रिजल्ट के फॉर्म में अपने को क्या मिलती है, CO2। अर्थात फाइनली अपन ये कह सकते हैं कि CO2 इंटेक रेस्पिरेशन के लिए तो नहीं करते। आई बात समझ में? अपन नहीं, बड़े बड़े बच्चे होते हैं ना, 12th वाले, बायो ले ली, डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं कि ये व्हाइट कोट पहनेंगे, है ना, और ऐसे काटेंगे, कबीर सिंह बनेंगे, है ना। बट उनको भी नहीं याद रहता है, वो भी कहते हैं कि नहीं, फोटोसिंथेसिस में भी CO2 लेते हैं प्लांट, तो रेस्पिरेशन के लिए भी CO2 लेते हैं। पर ऐसी बात नहीं है, कंसेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए कि रेस्पिरेशन कर रहा है तो कौन सी गैस लेगा, ऑक्सीजन ही लेगा, ठीक है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूज इनटू द लीफ एंड रीच एट द सेल फॉर द रेस्पिरेशन। जैसे अभी मैंने बताया था कि एक सेल है, उसके साइटोप्लाज्म में पहले क्या बनेगा, ये जैसे सेल है ना, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे कहीं माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है, तो पहले साइटोप्लाज्म में क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा, वो टूटेगा पाइरुवेट में, पाइरुवेट कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में उधर से क्या आएगी, ऑक्सीजन, डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन आई। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन और कौन, पाइरुवेट मिलेंगे और क्या बना देंगे, CO2 प्लस H2O प्लस भर भर के ATP, क्या बना देंगे, ATP। ये तीनों चीजें बनेगी, ठीक है। तो ये यही कह रहा है, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन रिलीज इनटू द एयर थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू कौन आई, बाहर कौन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोसेस कौन सा, डिफ्यूजन। कौन सा हो गया, डिफ्यूजन, प्लांट्स के लिए। इन प्लांट रेस्पिरेशन ऑकर ड्यूरिंग द डे एज वेल एज ड्यूरिंग द नाइट। बहुत अच्छी लाइन है। फोटोसिंथेसिस ओनली एंड ओनली ऑकर कब होता है, डे के टाइम में। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट रिएक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लाइट रिएक्शन नहीं हुई तो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर नहीं होगा, यानी सनलाइट है ही नहीं तो क्या वाटर ब्रेक डाउन होगा, नहीं होगा। वाटर का स्प्लिटिंग नहीं हुई, H2 और O2 नहीं बनी, तो क्या O2 रिलीज होगी, नहीं। तो इस वजह से अपन कहते हैं फोटोसिंथेसिस ओनली ऑकर एट द डे टाइम, है ना। हाँ, नाइट टाइम में उसकी डार्क रिएक्शन हो सकती है, पर कंप्लीट फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। किसी रूम के अंदर, डार्क रूम में ले जाके तुम छोड़ दो एक प्लांट को और कहो कि अब फोटोसिंथेसिस कर, ऐसे खड़े रह गए कि करके दिखा, क्या वो कर पाएगा, नहीं, क्योंकि लाइट ही नहीं है। और वहीं एक कुत्ते को तो नहीं ले जाते, चूहे को ही ले जाते हैं ना, चूहे को ले जाके छोड़ दिया वहां पे, है ना, और अब कहे कि तू रेस्पिरेशन कर, वो कहेगा ठीक है मैं तो करता रहूंगा, तू चाहे लाइट ऑन ही मत कर, है ना। ऐसे होता है कि बिना लाइट के रेस्पिरेशन नहीं होता, तो जेलों में जो भी बंद है, काल कोठरी में, वो सारे मर जाते, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना है, रेस्पिरेशन डे और नाइट दोनों टाइम चलता रहता है, चाहे प्लांट हो या एनिमल। इसी वजह से जो कहते हैं ना प्लांट के नीचे रात को नहीं सोना, उसका मेन रीजन यही है कि प्लांट दिन के टाइम तो क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, एज वेल एज जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। बट रात के टाइम में वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करके कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस करता है। सीधी सी बात है, रात को तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या, और गेन कौन सी कर रहा है, ऑक्सीजन। तो वो सराउंडिंग की ऑक्सीजन को तो खुद भी गेन कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। तो एक तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में वैसे ही कमी हो रही है क्योंकि रात के टाइम वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, इनटेक, और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। दैट्स वाई अपने को इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाए और क्या पता अपन निवड़ जाए, है ना। तो ध्यान रखना है ना, मोय मोय हो जाएगा वरना। ठीक है, आगे देखो, इन प्लांट रेस्पिरेशन ओकर ड्यूरिंग द डे एज वेल एज द ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, ड्यूरिंग द डे ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज फॉर द रेस्पिरेशन। जैसे ही दिन में टाइम में तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो जो ऑक्सीजन बनी उसी कोई प्लांट बाहर निकालने से पहले खुद भी यूज कर लेता है, ठीक है। बट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अमाउंट गिवन टू द थ्रू द स्टोमेटा के थ्रू बाकी की छोड़ देता है बाहर। बट रात के टाइम वो खुद ही ऑक्सीजन नहीं बना रहा है, तो बाहर से ऑक्सीजन लेगा, क्या करेगा, बाहर से ऑक्सीजन इनटेक करेगा, तो आसपास में क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन डाउन हो जाती है। रूट ऑफ द प्लांट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंस बिटवीन द रूट एंड सॉइल पार्टिकल्स। जो अपन ने देखा है रूट के पास में भी एयर होती है ना। जैसे अपन वो जादू वाला आता है, कई बार वो मिट्टी के अंदर घुस जाता है और फिर एक हल्का सा पाइप डाल के खुद सांस लेता रहता है। ऐसे कैसे, अपन अगर ध्यान से देखें तो अपने जो सॉइल है उसके बीच में भी कुछ एयर ट्रैप हो चुकी है ना, एयर ट्रैप हो रखी है। उसी एयर को कौन इंटेक करता है, रूट, और अपने क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, ठीक है।
फिर कह रहा है द स्टेम एक्सचेंज गैसेज ऑकर थ्रू द आइदर स्टोमेटा, ठीक है, और स्टोमेटा के थ्रू ही वो क्या कर लेता है, स्टेम भी अपनी गैसों को इनटेक और आउट कर देता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो इनमें एक्सचेंज किससे हो रहा है, डिफ्यूजन से। इनमें कोई भी तरह का ऐसा ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसा कोई भी मतलब अपन कह सकते हैं कि फ्लूइड नहीं मिल रहा है जिससे कि क्या ट्रांसफर हो रही है, ऑक्सीजन। बट ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड होता है, जो वो क्या करता है, जैसे मेरे पाँव की सेल को चाहिए, तो ऐसा थोड़ी है कि पाँव की स्किन बाहर से कहेगी कि डिफ्यूजन के थ्रू मैं अपने आप ले लूंगा, है ना। नाक दबा दिया तो आदमी मर जाता है ना। ऐसा थोड़ी है कि मेरा पाँव दबा के रखा और मेरा पाँव मर गया, ऐसा हो सकता है, नहीं, क्योंकि स्किन क्या नहीं कर रही है, रेस्पिरेशन नहीं कर रही है ना। स्किन के पास ऑक्सीजन आ रहा है ब्लड के थ्रू। बट तुम लोगों ने कई बार देखा होगा, अपन यहाँ पे ऐसे बांध दे, रस्सी बांध दे अपने, तो ब्लड का फ्लो रुक जाता है, थोड़ी देर बाद में वो नीली पड़ने लग जाती है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि ज्यादा देर तक दबा के मत रखो, अंगुली खराब भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनकी सेल्स मरने लग जाती है, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, ब्लड सप्लाई रोक रहे हैं अपन, तो उसके वजह से वहां की सेल्स क्या होने लग जाती है, डेड होने लग जा सकती है ना। इसी वजह से कई बार गला दबाते हैं, ठीक है, तो विंड पाइप दब जाती है, उसके वजह से भी आदमी क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, अपनी वाली बात होगी कि भाई अपन कैसे रेस्पिरेशन कर रहे हैं। अपने में दो चीजें होती है, एक तो रेस्पिरेशन, वो तो सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है, जैसे अपन ने कहा ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट एंड पायरुवेट ब्रेक डाउन इनटू द CO2। ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द पायरुवेट इन एट साइटोप्लाज्म एंड पायरुवेट ब्रेक डाउन इनटू द CO2 एट माइटोकॉन्ड्रिया। दो प्रोसेस होता है। ये तो था रेस्पिरेशन, ये तो क्या है, रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या होती है, गैसों को इंटेक करना और आउट बाहर निकालना, है ना। गैसों को जैसे ही इंटेक करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इनहेल और एक्सहेल करना, किसको, गैसों को, है ना। यही क्या होता है, ब्रीदिंग होती है, ठीक है। तो पहले कह रहा है द प्रोसेस विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड इन आर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जिस प्रोसेस से अपनी बॉडी फूड से एनर्जी को रिलीज करवा रही इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बहुत इजी बात हो गई। फिर कह रहा फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे कौन सा सिस्टम आएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इज टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस बाय द रेस्पिरेशन। जो मेरे सेल ने, जो मेरी सेल ने, जैसे हाथ की सेल है, इसको मैंने ऐसे ऐसे किया, यूं किया, एक दो थप्पड़ मारी तो थका, एनर्जी यूज की होगी, तो उसने फूड को ब्रेक डाउन किया होगा, तो उस टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी होगी उसको बाहर निकालना, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन को भी इंटेक किया होगा। वो जो ऑक्सीजन वहां तक पहुंची है या बाहर निकाल रहे हैं, वो किसके थ्रू कर रहे हैं अपन, इस सिस्टम के थ्रू। और इस सिस्टम को कौन सा कहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। द गैसेज एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एयर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड और एयर के बीच में कौन कौन सी गैस से एक्सचेंज होगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे ब्रीदिंग इज द प्रोसेस बाय विच एयर रिच ऑक्सीजन टेक इंटेक द बॉडी एंड ऑर्गेनिज्म एंड एयर रिच कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। जैसे इंटेक करेंगे तो जो एयर अंदर गई है वो ऑक्सीजन से रिच है ना, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और जो बाहर निकलती है उसमें CO2 की कंसंट्रेशन कम ज्यादा है ना। अंदर जाते टाइम ये जैसे मान लो ये भाई साहब ने अंदर ली, आंख में गई, नाक में भेजो भाई, ले ली, तो यहाँ पे तो क्या है, O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा, और जब ये बाहर आएगी तब O2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतनी चीज ध्यान रखनी, ठीक है। और क्यों हो जाएगी अपने को पता है, O2 की कंसंट्रेशन कम, CO2 के ज्यादा, क्योंकि O2 तो अंदर यूज हो गई, किसके लिए, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। आगे कह रहा है, ये ब्रिज हो गया, ब्रेथ होगा, है ना। एक ब्रीथ, अपन ब्रेथ करते हैं ना, एक सांस लेना, उसका मतलब होता है 1 इनहेल एंड 1 एक्सहेल। जैसे मैंने, है ना, ये क्या हुआ, 1 ब्रीथ हुई, है ना। एक ब्रीथ का मतलब एक बार तो इनहेल करेंगे और एक बार ही एक्सहेल करते हैं, उसको क्या कहेंगे, 1 ब्रीथ कहते हैं। अब देखो ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट में क्या होता है, जैसे अपन इससे पहले ये देख लेते हैं ना, हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे पहले कि यहाँ तक ऑक्सीजन गई कैसे, उसके बाद देखेंगे कि ब्रीदिंग इन क्या होता है, ब्रीदिंग आउट क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यूज होता है ब्रीदिंग के लिए, किसके लिए यूज होगा, ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। देखो ये अपना नॉस्ट्रियल पास है ना, यहां से समझो ये नॉस्ट्रियल पास हो गया, यहां से क्या करेगी, एयर इंटेक करते हैं, एज वेल एज नॉस्ट्रियल से जैसे एयर इंटेक कर सकते हैं, ऐसे कैसे माउथ से इंटेक कर सकते हैं। जब ज्यादा दौड़ते हैं,
है ना, और किसी की तरह हाँफने लग जाते हैं तो मुंह फाड़ना पड़ता है और सांस को अंदर लेना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इसका मतलब माउथ, और देखो ये माउथ का और माउथ कैविटी और नोसल फेजल दोनों जाके कहाँ पे मिलेगी, तो ये फेरिंग्स से ऊपर के पार्ट में क्या होगे, इनका मैच होता है ना। तो दैट्स वाई अपन कह सकते हैं कि दोनों के दोनों एक ही जगह पे ओपनिंग होगी, दोनों की ओपनिंग कहाँ होगी, एक जगह। बट ऐसा क्या रीजन है कि नाक से ही अपन ज्यादा सांस लेते हैं, यानी नोस्ट्रियल को ही ज्यादा यूज करते हैं, नोज का ज्यादा यूज क्यों करते हैं? हर टाइम ऐसे बाका फाड़ के सांस थोड़ी लेता है, ऐसे लेते हैं क्या? नहीं, नाक का क्यों यूज करते हैं? अब बाल है, बाल तो सर पे भी है, ठीक है, एयर को प्योरीफाई करने के लिए। उसमें देखो एक तो म्यूकस सिक्रेशन होता है, नोजी आती है ना, उसमें क्या होता है, जैसे ही एयर जा रही है उसमें कुछ, मान लो कि कोई पोलन ग्रेन जा रहा है, कोई बैक्टीरिया जा रहा है, तो एक तो वो म्यूकस सिक्रेट करती रहती है नोस्ट्रियल की इनर वॉल, और साथ में उस पे हेयर भी है, तो वो हेयर से क्या होगा, इधर से म्यूकस आया और हेयर पे क्या चिपक जाएंगे, वो माइक्रोबैक्टीरिया या फिर डस्ट या पोलन ग्रेन, वो वहीं चिपक जाते हैं नाक के, और फिर जब अपन नाक साफ करते हैं तो वो सारी की सारी इनप्योरिटी बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो नाक साफ करते हैं उस टाइम अपन जो भी इनप्योरिटी निकाल रहे हैं वो बॉडी के लिए वो प्रोसेस बहुत अच्छा है। कुछ लोग नाक साफ नहीं करते हैं हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, फिर वो बंद हो जाएगा, ऐसा ध्यान रखना है। इससे अच्छा अपने को करते रहना चाहिए साफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हेयर जो ग्रोथ है, वो हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हेयर ग्रोथ नहीं होती तो फिर तो माउथ से भी अपन इंटेक कर सकते थे, ज्यादा माउथ से इंटेक करें ना अगर सांस को अपन, तो उससे क्या होगा, लंग इन्फेक्टेड होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर मान लो कि कंटिन्यू कंटिन्यू डस्ट जा रही है अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, लंग्स के अंदर एल्वेलाई जो होती है वो एक तरीके से, जो मास्क आए थे, अभी तो मास्क सबने पहने थे, तो मास्क लगातार पहन के घूमते रहते थे, एक टाइम बाद में उस मास्क के आगे ऐसे लगता था जैसे मिट्टी की लेयर आ गई, फिर वो मास्क यूज करना बंद करना पड़ता था या धो देते थे उसको, है ना, वो डस्ट हटानी पड़ती थी। ऐसे कैसे अपनी एल्वेलाई जो होती है उसमें भी अगर कंटिन्यू डस्ट जाती जाएगी, स्मोक जाता जाएगा, तो क्या होता है, वो भी खराब हो जाएगी। इसलिए अपना नोस्ट्रियल यूज करते हैं कि नोस्ट्रियल में हेयर होते हैं, वो उन इनप्योरिटी को वहीं रोक लेते हैं। तो वहां से जाएगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद कहाँ आएगी, लैरिंग्स में। लैरिंग्स होता है वोकल कॉर्ड जो होता है अपने, जिससे अपना साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड बॉक्स जिसको बोलते हैं। यहाँ हाथ लगा के फील करें तो एकदम से, अब जब बोलते हैं ओम 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 करके देखना, तो एकदम से साउंड प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे वाइब्रेशन होता है। तो अपनी जब एयर एक्सेल करते हैं अपन, जब बोलते हैं तब एक्चुअल में एयर एक्सेल कर रहे हैं, है ना, बाहर छोड़ रहे हैं एयर को। जैसे ही एयर बाहर जाएगी तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, जिसके वजह से डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। ये कार्टिलेज का बना होता है, किसका बना होता है, कार्टिलेज का, ठीक है। बोन से थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, कौन, कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद जाएगा ट्रेकिया में, किस में जाएगा, ट्रेकिया में। ट्रेकिया में भी कार्टिलेज होती है, सी शेप की कार्टिलेज होती है, कैसी, ऐसे सी शेप की, है ना, एक साइड से ऐसे यूं, है ना, यहाँ से तुम फील करोगे तो यहाँ सी शेप की कार्टिलेज होती है। तभी तो अपना कोई गला दबाने की भी कोशिश करता है ना कई बार, तो वो दबता नहीं है आसानी से। कारण क्या है कि वो जो कार्टिलेज है वो उसको पिचकने से रोक रही है। जैसे तुम लोगों ने बलून में हवा भरी होगी कई बार, तो बलून में हवा भरते टाइम तो ठीक है, अपन बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं तो भर रहा है, जैसे ही हवा निकलेगी तो बलून क्या हो जाता है, चिपक जाता है। कल एक बलून भी पड़ा था यहाँ, है ना, वो देख तो सही है, फूट गया, देख ला इधर, वो चिपक जाता है। और पता चला मैंने सांस अंदर ली, फूटा हुआ है, सांस अंदर ली तब तक तो ठीक था मेरा बलून। जल्दी ला जल्दी ला जल्दी ला, क्लास ऑनलाइन कभी, ये देगा, ये जैसे अपना लंग्स है ना, और ये क्या है, अपनी ट्रैक क्या है। मान लो कि यहाँ पे अभी अंदर गैस है, तब तक तो ठीक है, मैंने एक्सेल की, क्या की, एक्सेल, साउंड बहुत गंदा आया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, चिपक गया। ऐसे कैसे पता चलता है कि अपन ने गैस बाहर छोड़ी और ट्रैक या पिचक गया। अब करते रहो खा खा खा, और आगे तो हवा जा ही नहीं रही। इसको रोकने के लिए बीच में क्या डाली, सी शेप की कार्टिलेज। किसने डाली, जो क्रिएटर है उसने, है ना, अपन ने नहीं डाली। ऐसे नहीं, नहीं मैंने लगाई वहां, नहीं किसी और नहीं। अगर इसके बीच में भी क्या पड़ी होती अभी, कार्टिलेज, या फिर इसके बीच में अपन पाइप डाल दे तो क्या ये चिपकेगा, नहीं चिपकेगा। दैट्स वाई अपन कहते हैं कि ट्रैकिया के बीच में क्या होती है, कार्टिलेज, जो उसको पिचकने से रोकती है। ट्रैकिया में ये रिंग लाइक कार्टिलेज होती है, सी शेप की, ठीक है। उसके बाद कहां जाएगा ये, ब्रोंक्यूल्स में, कहा ब्रोंकीज में, कहा जाएगा, ब्रोंकी में। ब्रोंकी क्या होती है, जैसे ही ट्रैकिया आएगा दोनों लंग्स के अंदर लेफ्ट और राइट में क्या हो जाते, बढ़ जाती है। और फिर ब्रोंकीज किस में, ब्रोंक्यूल्स में
डिवाइड हो जाती है, बहुत सारी क्या बन जाती है, ब्रोंकियल्स। ठीक है, और बाद में क्या हो जाएगा, एल्वुलाई में ये जाके, ये देखो ये एल्वुलाई होती है, ऐसा बलून जैसा है ना, ऐसे शेप का एकदम गोल सी छोटी सी क्या होती है अपने, एल्वुलाई होती है। अब इसमें क्या, ये गोल है, एक मान लो कि ऐसा होता सिर्फ चिपका हुआ सा, तो सरफेस एरिया कम, गोल है तो सरफेस एरिया ज्यादा। यहां से क्या जुड़ी रहेगी, ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, पतली पतली ब्लड की वेसल्स होती है, बहुत पतली, जिससे ये क्या जुड़ा रहेगा, पूरा का पूरा एल्वेलाई क्या रहेगी, उससे जुड़ी रहेगी, जिससे क्या होगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता रहेगा। तो यहाँ पे एल्वेलाई में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और उससे पहले क्या हो गई, ब्रोंक्यूल्स, है ना, ब्रोंक्यूलिस। ठीक है, यहां से ब्लड ये ऑक्सीजन आई, और यहां से जो कैपिलरीज है, यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज है जो कि इससे जुड़ी हुई है, कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड आई यानी CO2 आई, और वो तो कहां चली जाएगी, एयर में, जो बाहर जाने के लिए तैयार है। और जो अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो कहां चली जाएगी, ब्लड में। अब यहां पे भी डिफ्यूजन होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो डिफ्यूजन के थ्रू कहां चले जाएगी ऑक्सीजन, ब्लड में। और CO2 कहां ज्यादा है, ब्लड में, तो डिफ्यूजन के थ्रू कहां आ जाएगी, लंग्स के अंदर। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको एक्सेल करेंगे। एक्सेल करेंगे तो कहां चली जाएगी वापस, एयर ट्रेकिया के थ्रू नोस्ट्रिया से बाहर छोड़ दी जाती है। नोस्ट्रिया से कहां छोड़ दी जाती है, बाहर। अब क्या होता है, अपन स्मोक वगैरह देखते हैं, लोग छुट्टा उट्टा पीते रहते हैं, उनसे उनके इस एल्वुलाई में दिक्कत आती है, पीते हैं तो यहां से तो वो एयर के साथ कौन आ गई, स्मोक आ गया। ठीक है, आके कहां जम जाएगा, एल्वुलाई में, जैसे मैंने अभी बताया मास्क वाला मास्क की तरह, जैसे मास्क के आगे तो लेयर आई, धो लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि फेफड़े को उल्टा करके थोड़ा धो के वापस अंदर डाल दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर वो क्या होता है, एल्वुलाई के कुछ पोर्शन क्या हो जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से फिर वो उसका फिर कहते हैं लंग्स इतने % काम करने बंद कर दिए, इतने % काम करने बंद कर दिए। ये मिलियन ऑफ एल्वुलाई होती है ना, उसमें से जितनी ज्यादा कम होती जाएगी, उतना एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसकी वजह से उसका दम घुटने लग जाता है, और उसको रेस्पिरेटरी डिजीज होना शुरू हो जाती है, एंड में उस आदमी को मरना ही पड़ता है। साथ में जो अपना स्मोक होता है, किसका, इनका सिगरेट बीड़ी, है ना, ये हुक्का जो भी है, इनका जो भी स्मोक होता है वो हाइड्रोकार्बन के बर्न होने से होता है, और वो सारे कार्सिनोजन होते हैं। क्या होते हैं, कार्सिनोजन, यानी वो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, अगर मान लो कि लंग्स कैंसर होता है, उसमें यही होता है कि एल्वुलाई की आसपास के सेल्स बहुत ज्यादा ग्रोथ करने लग जाती है, ट्यूमर वगैरह बढ़ने लग जाता है, जिससे कि आदमी को और ज्यादा मरने की आशंका बढ़ जाती है। इसी वजह से कहते हैं कि जो स्मोक वगैरह है वो नहीं करना है। अब देखो, पहले ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट देख लेते हैं। देखो, ब्रीदिंग इन करते टाइम में ये अपना एक तरीके से अपन कहेंगे कि मैं एक तरीके से आइडियल हूं, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही अपन देखते हैं ना, जहां अपना पेट स्टार्ट होता है, स्टोमक जहां था, उसके ऊपर एक ऐसे ऐसे है ना, फ्लैट सा एक है ना, मसल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको अपन बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। ये जो मसल यहाँ पे जो डायाफ्राम है, वो क्या करेगा, वो लंग्स पे प्रेशर लगाएगा। क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। जैसे ही अपने को ब्रीद आउट करना है, तो ये लंग्स को क्या करेगा, ऊपर की तरफ खिसकाएगा। तो क्या होगा, लंग्स ऊपर खिसकेगा। जैसे मान लो अब मैं इसको दबाऊंगा, तो ये क्या, हवा बाहर निकलेगी, है ना। एक तो मैं नीचे से दबा रहा हूं, और साइड में से भी दबा रहा हूं। साइड में से कौन, रिब केज जो है, वो भी ऊपर क्या लगाएगा, प्रेशर। तो उससे क्या हो जाएगा, ये हवा को बाहर छोड़ देता है। तो रिब जो होती है, ये रिब्स है, ये इंटरनल की ओर यानी अंदर की ओर क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। और डायाफ्राम जो है वो बैंड हो रहा है। डायाफ्राम क्या हो रहा है, बैंड हो रहा है, जिससे क्या हो जाएगी, ब्रीथ आउट करते हैं अपन, गैसेज को बाहर छोड़ते हैं। और जब इंटेक कर रहे हैं, तब ये रेस्पिरेट, ये अपना जो रिब केज है, ये थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, यानी बाहर की तरफ आता है। तुम लोगों ने देखा होगा आर्मी वगैरह की भर्ती के लिए, सीना फुला, सीना कम कर, सीना फुला, सीना कम कर, वो एकदम सीना फुलवाते हैं, तो उस टाइम वो ऐसे करके फुलाता है। उस टाइम वो क्या करता है, ब्रीद इन करता है, जिससे कि उसकी रिब केज क्या हो, थोड़ा सा एक्सपेंड करे। ठीक है, एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, अब उसका क्या कहते हैं अपन, चेस्ट का साइज बढ़ा है। तो चेस्ट का साइज बढ़ा है, इसका मतलब रेस्ट, उसको लंग्स को भी एरिया ज्यादा मिला। एक तो मैं इसको यूं करके, अब मैं कहूं फूला, फू फू करते रहो, हवा ही नहीं भरी जाएगी। और अब मैंने इसको रिलैक्स किया कि अब भर, तो आसानी से इसमें हवा चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही ये रिब केज बाहर की तरफ आएगा, तो क्या होगी, हवा अंदर जाना, एयर अंदर जाना शुरू होगी। और उसी टाइम डायाफ्राम भी किधर, डाउनवर्ड यानी फ्लैट होने की कगार में आ जाता है। डायाफ्राम कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, जिससे कि गैसेज अंदर चली जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ब्रीद इन कहते हैं। तो ब्रीद इन और ब्रीद आउट के लिए दो चीजें मेनली फंक्शन करती है, एक तो डायाफ्राम और दूसरा कौन, रिब्स लिखा नहीं, बी है ना ये, हाँ ठीक है ना। ये क्या हो गए, रिब्स और कौन, डायाफ्राम, रिब्स और
डायाफ्राम हेल्प करते हैं। मेजरली कौन? रिब्स और डायाफ्राम। रिब्स तो क्या करेगी? आउटवर्ड या इनवर्ट अपनी आपको मूवमेंट करवाएगी, और डायाफ्राम क्या होगा? या तो फ्लैट होगा या फिर अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कुछ बातें लिखी है, एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये कह रहा है कि नोस नोस, फिर फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स और ट्रैकिया, ब्रोंकी और लंग्स। ठीक है, उसके लिए देखो एयर टेकन बाय द नोस्ट्रियल, नोस्ट्रियल से एयर को क्या करते हैं? इंटेक करते हैं। फिर कह रहा है हेयर प्रेजेंट इन द नोस्ट्रियल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द डस्ट पार्टिकल इनसाइड द नोज, इनसाइड नोज के अंदर एक तो डस्ट पार्टिकल को रोकेगा। अपने ये भी जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, छोटे छोटे पोलन ग्रेन, वो जा तो रहे थे पोलिनाइजेशन के लिए और पता चला तुम्हारे अंदर चले गए, तो वो अपने को क्या करवा देते हैं? एलर्जी वगैरह भी करवा देते हैं। उसको रोकने के लिए भी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। नोस्ट्रियल फर्दर कंटिन्यू इन द नोसल कैविटी, ये नोसल कैविटी के अंदर फर्दर आगे कंटिन्यू होता जाता है। फिर नोस्ट्रियल ह्यूमिडिटी, द एयर पासेज थ्रू इट। ठीक है, इसमें थोड़ी ह्यूमिडिटी होती है ना, नमी रहती है, जिससे कि एयर आसानी से जा आ सके। देयर इज अ बॉडी प्लेट कॉल्ड प्लेटेल विच इज द सेपरेट ओरल कैविटी एंड नोजल कैविटी। तुम लोगों ने फील किया होगा, ऊपर तालू बोलते हैं अपने हिंदी में, तो जीभ जहां पे ऊपर टच करो एक बार जीभ, है ना, जब तुम छोटे थे, या फिर कभी तुम लोगों ने सुना होगा कि अपन को छोटा बेबी वगैरह जो होता है, जनरली अपने को 6 महीने तक वैसे उसको कुछ नहीं खिलाना चाहिए, पर कुछ लोग शहद देते हैं, कुछ लोग गुड़ चिपकाते हैं। पुराने टाइम में गुड़ लगाते थे यहाँ पे ऊपर की प्लेटेल पे, है ना। तो वो जो जगह है वो किस किस को सेपरेट कर रही है? एक तो ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी होगी, बाका फाड़ते हैं ना, है ना, उसके अंदर जो भी है वो तो क्या हो गई? ओरल कैविटी। और नाक के अंदर वाली जगह है ना, यहां से यहां, वो क्या हो जाएगी? नोसल कैविटी। ठीक है, उनको ये डिफरेंट अलग अलग कर रहा है। नोसल कैविटी ओपन इनटू द फेरिंग्स, ये दोनों जाके कहां खुलेगी? फेरिंग्स में जाके, है ना, फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द मस्कुलर चैम्बर एक्ट एज द कॉमन पासेज ऑफ द विंड पाइप एंड ट्रैकिया एंड फूड पाइप एज अ इसोफेगस। ठीक है, अब देखो एक चीज होती है, लास्ट चीज वो मेनली समझ लेते हैं। ये अपनी फूड पाइप अपन ने पढ़ी थी, और ये है अपनी विंड पाइप। ये दोनों एकदम ऐसे पैरेलल चलती है ना। ये आगे है कौन सी? विंड पाइप, ये है फूड पाइप। अब सोचो एयर अगर मान लो कहां चली जाए? फूड पाइप में, कोई दिक्कत नहीं, है ना, अपन निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, और फूड चला गया, अब नहीं निकलेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि तार डाला और फिर निकाला, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, एपिग्लोटिस नाम का एक है ना कार्टिलेज होती है, जो कहां होती है? इसके ऊपर, अपने जो विंड पाइप है उसके ऊपर। जैसे ही विंड पाइप अपन कोई भी चीज इंटेक करता है तो यहां फील करेंगे तो ये पार्ट ऊपर खिसकता है ना। ये जो अपना तो एडम एप्पल दिखता है, ये ऐसे ऊपर नीचे, जब कोई बड़े अंकल पानी पीता है तो वो ऐसे घटक घटक करते हैं, तो ये कूदता है, घटक 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 घटक, देखना कभी ध्यान से, है ना। तो वो क्यों कूदता है? क्योंकि उस टाइम विंड पाइप को क्या कर रहा है? वो क्लोज कर रहा है। अंकल ने किया घटक, तो वो विंड पाइप क्लोज किया। फिर पानी पीने से पहले थोड़ा सा ब्रेक लेता है, अपने आप ही, है ना, बॉडी ब्रेक दिलवाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अभी सांस नहीं लिया तो अंकल पानी पीते पीते निवट जाएंगे। तो वो क्या करते हैं? उसको रोकते हैं कि हाँ 1 सेकंड रुकना, पानी मत पीना। तब तक वो क्या होता है? थोड़ा सा एयर लेके फिर वापस बंद हो जाता है, एयर लेता है, बंद होता है। अगर अपन भी अपना सलाइवा इंटेक करे तो ये ऊपर खिसकता है थोड़ा सा, है ना। तो उस टाइम क्या होता है? ये विंड पाइप जो है हल्की सी ऊपर खिसकती है और एपिग्लोटिस उसको क्लोज कर देता है। उस टाइम में इसोफेगस वाला जो पाइप है, फूड पाइप, उसमें फूड वाटर जो भी है वो जाना है, जो चला जाता है। तो एपिग्लोटिस जो होता है वो एक कार्टिलेज है जो कि किसको कवर कर लेती है? विंड पाइप को। कब? ड्यूरिंग द ईटिंग समथिंग या टेकिंग इनसाइड इन फूड को इंटेक कर रहे हैं या वाटर इंटेक कर रहे हैं उस टाइम में। हाँ, लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स एंड एडम एप्पल। ये जो अपना, तुम लड़कियों के तो नहीं निकलता इतना, पर लड़कों के यहाँ पे एक निकल रखा है ना। इसको गांव में पता नहीं क्या कहते हैं, मीणिया, है ना। मीणियो दबा दूल्हा, ज्यादा गिरियो तो है, हा काट दूल्हा, क्या नहीं क्या। तो वो जो होता है मीणिया, उसको अपन अंग्रेज क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। इसके पीछे की कहानी लोग कहते हैं कि सबसे पहला आदमी जो था वो एडम था, उसको भगवान ने एप्पल दिया कि तू खा, वो निकल नहीं पाया और यहीं से निकल गया, है ना। तो उसको क्या कहते हैं? एडम एप्पल। बट है क्या ये? लैरिंग्स है, यानी वोकल कॉर्ड जो है अपना, यानी वो ये क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स है, बॉक्स है, उसी को ही क्या कह रहा है? एडम एप्पल। आगे कह रहा है लैरिंग्स कंटेंट्स द फेरिंग्स टू द ट्रैकिया। ये इसको कनेक्ट करता है, किसको? ये अपना यहाँ का जो फेरिंग्स पार्ट है, और ट्रैकिया को कनेक्ट करने वाला कौन है? लैरिंग्स है। एंड ट्रैकिया शो द प्रेजेंस ऑफ द
कार्टिलेज रिंग। अभी मैंने बताया सी टाइप की रिंग होती है जो कि उसको ट्रैकिया को पिचकने से रोकती है। कार्टिलेज रिंग प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, थस द फर्टिलेज कंटिन्यूसली एयर फ्लो कंटिन्यू होता रहे, वरना पिचक गई तो अभी मैंने कहा ना बलून में से फिर एयर आएगी भी नहीं जाएगी भी नहीं, ठीक है। द इनर वॉल ऑफ द ट्रैकिया इज लाइनर बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन कंटेनिंग सीलिया कॉलम। सीलिया होते हैं इसमें, सीलिया समझते हो, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि कोई भी सब्सटेंट आएगा ना, जैसे मान लो कि डस्ट जा रही है अंदर तो वो उसको ऊपर की तरफ फेंकेगा। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा जनरली अपने को जुकाम वगैरह होता है तो अपने अंदर से बहुत ज्यादा कफ बाहर निकलता है ना। देखा होगा तुमने, जब छींके आती है नाक बहने लग जाता है, नाक बहने के साथ साथ अपने को कफ के साथ खांसी आती है ना। वो कफ जो हो रहा है वो एक्चुअल में म्यूकस क्रिएट हो रहा है, किसमें, ट्रैकिया में, ठीक है। वो ट्रैकिया में म्यूकस क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि उस टाइम क्या होगा, जैसे ही म्यूकस प्रोड्यूस हुआ तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ या फिर वायरस का इन्फेक्शन हुआ, उस वायरस के मरने के बाद वो म्यूकस में क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा और उसको बॉडी से एक्सटेंड करने यानी बाहर निकालने के लिए अपने किसका होता है, म्यूकस, और वो कफ के फॉर्म में कहा आ जाता है, बाहर आ जाता है। फिर ट्रैकिया डिवाइड इनटू द टू ब्रोंकियल्स ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकी। ब्रोंकी होती है जो लेफ्ट और राइट लंग्स में चली जाती है। ब्रोंकीज हैव द कार्टिलेज रिंग फॉर द डेस्टिनेशन, आगे वो बढ़ती जाती है और लास्ट में अपन कहेंगे ये किस में चली जाएगी, ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। और एंड में एल्वोलाई बनती है, एंड में जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे, एल्वोलाई। हैव थिनी एंड मॉइस्चर वॉल, उसकी छोटी होती है बट कैसी होती है, मॉइस्चर वाली वॉल होती है, जो क्या काम करती है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज विद द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, पतली पतली ब्लड की क्या होगी, वेसल्स होगी, उनको क्या कहेंगे, ब्लड कैपिलरीज। एंड लंग्स आर द पेयर ऑफ स्पंज, मतलब स्पंज के फॉर्म का क्या होता है, लंग्स होता है। तुम लोगों ने पहले एक एड देखा होगा जिसमें वो आता था कि इतना धुआं तुम्हें बीमार नहीं, बहुत बीमार करने के लिए काफी है, और एक वो ऐसे स्पंज को ऐसे मोड़ के बताते हैं, उसमें से ऐसे टार निकलता है। तो एक्चुअल में वो भी यही बताना चाह रहे थे, जो अपना स्पंज होता है वैसा ही क्या है, लंग्स है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा चीजें नहीं जानी चाहिए, जैसे कोई फूंक रहा है, कंटिन्यू फूंक रहा है ना, जैसे दिल्ली जैसे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो रही है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वो उनके लंग्स खराब होने लग गए, क्योंकि उनके एल्विलाई जो है वो ब्लॉकेज होने लगी। अपन जैसे मान लो कि अपने एरिया में भी देखते हैं जहाँ सही रोड नहीं है तो वहां पे कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डस्ट उड़ रही है। अब कितना नाक की कितनी कैपेसिटी होगी पता चलता है, घर जाके साफ करे तो घर पे ऐसे अच्छा खासा इकट्ठा हो जाए, है ना। तो उसके कारण क्या हो रहा है, अब वो एक टाइम तक इकट्ठा करेगा, फिर तो वो भी कहेगा जा रे भाई इतना मेरे से नहीं होता काम, है ना। फिर वो क्या होता है, उससे लंग्स खराब होने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब कुछ एक बार रीड करना तुम लोग खुद, है ना, क्या कह रहा है, कुछ नहीं समझ में आया तो बताना। अब आएगा अपने पास सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ट्रांसपोर्टेशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, एक बार इसके बारे में स्टडी करना। इसके अंदर अपन देखेंगे कि कैसे, जैसे ऑक्सीजन आ गई थी, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, पर वो निकली कैसे, फूड बना लिया पर वो जाएगा कैसे। जैसे मेरे सेल को अपन ने कई बार इस एग्जांपल से अपन चीज समझ सकते हैं कि मेरे को कहाँ पे, या फिर फूड को छोड़ो ना, मेरे को टैबलेट चाहिए सर की, मैंने खाई, वो तो पेट में चली गई, तो सर दर्द क्यों ठीक हुआ, पेट दर्द ठीक हो जाता, पेट दर्द हो ही नहीं रहा था, बिना मतलब ही ठीक हो जाता, है ना। तो वो ब्लड के थ्रू जाएगी कहां तक, ब्रेन तक। पांव दर्द कर रहा था, पांव काटना है किसी का, है ना, इंजेक्शन लगाया कहीं और पे और कहाँ काम कर गया, पांव तक, वो कैसे हो रहा है, ठीक है। वो सारी चीजें कि एक जगह पे दी गई चीज दूसरी जगह तक कैसे पहुंच रही, ऑक्सीजन ली कहां से, नाक से गई फेफड़ों तक, वापस कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, अब पांव के पास कहां से ऑक्सीजन चलेगी, वो सब काम कौन कर रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन के, जो कि अपन देखेंगे कल। थैंक यू।